एयर इंडिया फ्लाइट ट्रेजेडी। पहला शॉकर यह था कि एयरप्लेन ने मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से 620 फीट सी लेवल से क्लाइंब ही नहीं किया, उसने बस 383 फीट क्लाइंब किया, यानी ग्राउंड से सिर्फ 194 फीट। इंजन फेलियर के 19 सेकंड बाद पायलट्स कम से कम एक इंजन को फिर से स्टार्ट करने में सक्सेसफुल हुए। दूसरा शॉकर यह था कि एयरप्लेन अपने नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पाथ से 85 मीटर लेफ्ट की तरफ डिविएट हो गए। कैप्टन ने ऐसा क्यों किया? मोस्ट लाइकली कैप्टन फेमस सदर्न एयरवेज फ्लाइट 242 वाली लैंडिंग दोहराने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, एयरप्लेन को हाईवे पर लैंड करने की कोशिश। मुझे ये सब कैसे पता? इसका आंसर उसी सीसीटीवी फुटेज में छुपा हुआ है। हमने बड़ी मेहनत से इस फुटेज में एक 3D एयरप्लेन क्लोन किया और फ्लाइट के पूरे मोशन को पूरी तरह से मैच किया। अब इसे साइड व्यू से देखते हैं। एयरप्लेन ने जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड अचीव किया वो ग्राउंड से सिर्फ 194 फीट था। अब एयरप्लेन का मोशन टॉप व्यू से देखें। एयरपोर्ट की पेरीमीटर वॉल क्रॉस करने से ठीक पहले कैप्टन ने एयरप्लेन को लगातार लेफ्ट की तरफ स्टीयर किया। अगर एयरप्लेन का पाथ स्ट्रेट रहता तो सर्वाइवल का कोई चांस नहीं था, क्योंकि वो एरिया पेड़ों और बिल्डिंग से भरा हुआ है। सोचिए, अगर कैप्टन एयरप्लेन को हाईवे पर लैंड करने में सक्सेसफुल हो जाते, सेफ तो नहीं लेकिन ऑप्शन 1 से ज्यादा बेहतर होता। दुर्भाग्य से 12 जून को कैप्टन ये हासिल नहीं कर पाए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एग्जैक्टली किस समय पर इंजिन्स ने पावर खो दी? टेक ऑफ हुआ था 8:08 और 39 सेकंड पर। अगर आप इस एयरप्लेन की ट्रेजेक्टरी को बोइंग 787.8 की टिपिकल कंडीशंस वाली ट्रेजेक्टरी से कंपेयर करें तो डिविएशन शुरुआत से ही क्लियर दिखता है। इसका मतलब है कि टेक ऑफ के सिर्फ 1 सेकंड के अंदर दोनों इंजिन्स ने पावर खो दी थी। यहीं पर मुझे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट से सीरियस इश्यू है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजन ने फ्यूल सप्लाई टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद खोई। अगर यह सही होता तो पहले 3 सेकंड में एयरप्लेन की ट्रेजेक्टोरी परफेक्टली नॉर्मल होनी चाहिए थी। 3 सेकंड के एंड तक एयरप्लेन को 45 फीट की एल्टीट्यूड अचीव करनी चाहिए थी, लेकिन इस एयरप्लेन ने सिर्फ 27 फीट अचीव की। ये प्रूव करता है कि इंजिन्स ने फ्यूल सप्लाई तुरंत टेक ऑफ के बाद खोई, न कि 3 सेकंड्स बाद। हम एग्जैक्ट टाइम वेलोसिटी एनालिसिस से पता लगा सकते हैं। इंजन का थ्रस्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटीज को अफेक्ट करता है। अब आता है शॉकिंग पार्ट। एयरप्लेन की वर्टिकल वेलोसिटी में टेक ऑफ के ठीक 1 सेकंड बाद बहुत बड़ा डिविएशन आया। ये अभी भी बढ़ रही थी, लेकिन एक्सेलरेशन शार्पली कम हो गया था। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां दोनों इंजिन्स ने पावर खो दी। अगर आप इंजन फेलियर के टाइम पर एयरप्लेन की स्पीड चेक करें तो वो 173 नॉट थी। AIB की रिपोर्ट कहती है कि इंजन फेलियर के समय पर एयरप्लेन की स्पीड 180 नॉट थी, काफी क्लोज। लेकिन यहां आता है मेरा दूसरा ऑब्जेक्शन इस रिपोर्ट से। रिपोर्ट यह भी कहती है कि 180 नॉट्स यानी फ्यूल स्विचेस कट होने से पहले की स्पीड एयरप्लेन की मैक्सिमम स्पीड थी। यह क्लियरली दिखाता है कि इस रिपोर्ट बनाने वालों को जेट इंजन कैसे काम करता है इसकी समझ नहीं है। खासकर इन्हें रेजिडुअल थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है। जेट इंजिन्स IC इंजिन्स की तरह नहीं होते। IC इंजिन्स में फ्यूल कट ऑफ के बाद व्हीकल की स्पीड अचानक गिर जाती है, लेकिन जेट इंजिन्स अलग प्रिंसिपल पर काम करते हैं, रिएक्शन फोर्स के प्रिंसिपल पर। फ्यूल सप्लाई कट होने के बाद भी इंजन के स्पिनिंग कंपोनेंट्स कुछ सेकंड्स तक थ्रस्ट प्रोड्यूस करते रहते हैं। इसे रेजिडुअल थ्रस्ट कहते हैं। खास तौर पर टर्बोफैन इंजन में रेजिडुअल थ्रस्ट काफी महत्वपूर्ण होता है। सीधी बात यह है कि जेट इंजन में फ्यूल कट ऑफ के बाद थ्रस्ट तुरंत शून्य नहीं होता, वो धीरे धीरे कम होकर शून्य होता है। इसका मतलब है कि फ्यूल कट ऑफ के बाद भी एयरप्लेन की स्पीड कुछ सेकंड तक बढ़ती रहती है। जब थ्रस्ट ड्रैग फोर्स से कम हो जाता है तब एयरप्लेन की स्पीड घटने लगती है। यह बात इस ग्राफ में साफ दिखती है। फ्यूल कट ऑफ के बाद भी एयरप्लेन की स्पीड बढ़ती रही और उसने 206 नॉट की मैक्सिमम स्पीड अचीव की। फ्यूल टेक ऑफ के ठीक 1 सेकंड बाद दोनों इंजिन्स में कट ऑफ हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ या पायलट्स ने जानबूझकर एयरप्लेन क्रैश करने की कोशिश की?
मेरे पास 4 मजबूत सबूत है जो प्रूव करते हैं कि ये एक टेक्निकल ग्लिच था। असल में पायलट्स ने एयरप्लेन को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। स्पीड ग्राफ को एक बार फिर देखें। टेक ऑफ के 8 सेकंड बाद एयरप्लेन की स्पीड घटने लगी, लेकिन 13 सेकंड तक लगातार स्पीड ड्रॉप होने के बाद एयरप्लेन की स्पीड फिर से बढ़ने लगी। इसका मतलब है कि कम से कम एक इंजन ने दोबारा स्टार्ट कर लिया था। इसके बाद आप एयरप्लेन की स्पीड में स्टेडी इंक्रीज देख सकते हैं। एक पॉइंट पर तो एयरप्लेन ने टेक ऑफ के टाइम की स्पीड को भी क्रॉस कर लिया। पायलट्स को शायद फ्यूल काट होने का एहसास फ्यूल इंजन में काट होने के कम से कम 2 सेकंड बाद हुआ। फ्यूल कट ऑफ होते ही एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर तुरंत गिरना शुरू हो जाता है। उस पॉइंट से लेकर कम से कम एक इंजन को दोबारा रिवाइव करने तक उन्होंने सिर्फ 17 सेकंड्स लिए। अगर पायलट्स जानबूझकर एयरप्लेन क्रैश करना चाहते तो आखिरी पल तक ये सारी कोशिशें क्यों करते? AIB की रिपोर्ट में साफ तौर पर उनके इंजन रिवाइव करने के प्रयास को समझाया गया है। दूसरा रीजन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी पहले से काफी फेमिलियर होंगे। उन्होंने एयरप्लेन का पिच बढ़ा दिया। इससे लिफ्ट फोर्स ज्यादा जनरेट होती है और क्रैश लैंडिंग की सिचुएशन में एयरप्लेन को थोड़ा कुशन भी मिलता है। अब तीसरा रीजन, कृपया एयरप्लेन की लेफ्ट तरफ डिविएशन को ऑब्जर्व करें। कैप्टन ये काम लगातार कर रहे थे। उन्होंने एयरप्लेन को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से पहले ही डिविएट करना शुरू कर दिया था। असल में इस पोजीशन से हाईवे कैप्टन को क्लियरली दिख रहा था। यह पूरी तरह से एक डिलिबरेट कोशिश थी कि कैप्टन एयरप्लेन को इस हाईवे पर क्रैश लैंड कर दे। दुर्भाग्य से रोड से 179 मीटर पहले ही एयरप्लेन एक बिल्डिंग से टकरा गया। असल में 1977 में एक कमर्शियल एयरप्लेन ने ऐसा क्रैश लैंडिंग किया था, सदर्न एयरवेज फ्लाइट 242। ये एयरप्लेन जॉर्जिया USA के ऊपर सीवियर थंडरस्टॉर्म और हेल से गुजरने के बाद दोनों इंजन्स खो बैठा। एयरपोर्ट तक ग्लाइड करना संभव नहीं था, तो पायलट्स ने न्यू होप में एक 2 लेन वाली रूरल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की। पायलट्स ने एयरक्राफ्ट को रोड पर उतार तो दिया, लेकिन वो एक गैस स्टेशन और कई व्हीकल से टकरा गया। इस हादसे में 63 लोग जो एयरप्लेन थे और 9 लोग जो ग्राउंड पर थे की मौत हो गई। दुखद नतीजे के बावजूद 22 लोग, जिनमें दोनों पायलट्स भी शामिल थे, इस क्रैश लैंडिंग से बच गए। एक बार फिर सोचिए, अगर कैप्टन जानबूझकर एयरप्लेन क्रैश करना चाहते तो वो एयरप्लेन का पिच क्यों बढ़ाते और उसे हाईवे पर लैंड करने की कोशिश क्यों करते? चौथा रीजन, मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इससे फेमिलियर होंगे। सिर्फ 1 सेकंड में मैनुअल रूप से दोनों स्विचेस को टर्न ऑफ करना पॉसिबल नहीं है। AIB की रिपोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने स्विचेस को कट ऑफ से रन पर किया तो इन दोनों ऑपरेशंस के बीच 4 सेकंड का गैप था। अब कुछ जरूरी फोटो और वीडियो एविडेंस जो हमारे 3D क्लोन एनालिसिस को मजबूत करते हैं। जो मशहूर मोबाइल फोन फुटेज है एयरप्लेन का, वो असल में इंसिडेंट का एक छोटा सा हिस्सा था। उस लड़के ने सिर्फ एयरप्लेन के डिसेंडिंग फेस को रिकॉर्ड किया था। जब हमने उसी बिल्डिंग की टेरेस पर कैमरा रखा और कैमरा प्रॉपर्टीज एडजस्ट की तो वही क्लोन एयरप्लेन इस मोबाइल वीडियो से बिल्कुल मैच हो गया। अब इस फोटोग्राफ की बात करते हैं। ये फोटो टेक ऑफ के 9 सेकंड बाद लिया गया था। उस वक्त एयरप्लेन की हाइट ग्राउंड से 121 फीट थी। RAT पहले से ही बाहर था। एक बार फिर सिर्फ कैमरा प्रॉपर्टीज एडजस्ट करके हमें काफी अच्छा मैच मिल गया। वही 3D क्लोन एयरप्लेन। यहां तक कि हम बैकग्राउंड में दिख रहे इस टावर और टर्मिनल्स को भी मैच कर पाए। अगर आप इन सारे नंबर्स और टेक्निकल एनालिसिस से थोड़ा ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं तो चलिए रिवाइंड करते हैं। 12 जून 2025 को क्या हुआ था? साथ ही मैं आपको एयरक्राफ्ट फ्लाइट डायनामिक्स के बारे में भी बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। एयरप्लेन के टेक ऑफ के लिए विंग से प्रोड्यूस होने वाली लिफ्ट फोर्स एयरप्लेन के वेट से ज्यादा होनी चाहिए। टेक ऑफ से ठीक पहले एयरप्लेन का वेट ज्यादा होता है। यहाँ कैप्टन क्या करता है कि वो धीरे धीरे एलिवेटर्स को ऊपर उठाकर एयरप्लेन को रोटेट करता है। टेल पर लगने वाली फोर्स एयरप्लेन को घुमाती है। जब एयरप्लेन का एंगल बढ़ता है तो लिफ्ट फोर्स भी बढ़ती है। एयरप्लेन का ये रोटेशन जनरली 4 सेकंड में होता है। 8:08 और 39 सेकंड पर लिफ्ट फोर्स एयरप्लेन के वेट से ज्यादा हो जाती है और एयरप्लेन टेक ऑफ कर लेता है। अब ये पूरी तरह से हवा में है। 8:08 पर दोनों इंजन्स की फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है। एयरप्लेन का एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। 8:08 पर कैप्टन्स को शायद समझ आ गया होगा
कि इंजन्स की फ्यूल सप्लाई चली गई है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से फ्यूल कट ऑफ के समय एयरप्लेन की स्पीड 173 नॉट्स थी। रिपोर्ट में लिखा है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा, तुमने कट ऑफ क्यों किया? जिस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया, उसने नहीं किया। इंजन से आने वाला थ्रस्ट रेसिडुअल थ्रस्ट इफेक्ट की वजह से धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन एयरप्लेन की स्पीड अभी भी बढ़ रही होती है। टेक ऑफ के 8 सेकंड बाद थ्रस्ट ड्रैग से कम हो जाता है और एयरप्लेन की स्पीड घटने लगती है। इस समय रिकॉर्ड की गई मैक्सिमम स्पीड 210 नॉट है। अब एयरप्लेन की वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। टेक ऑफ के 1 सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी में अचानक एक बदलाव आया। यही एग्जैक्ट समय था जब इंजन फेल हुआ। वर्टिकल वेलोसिटी पर लिफ्ट और थ्रस्ट दोनों फोर्सेस का असर पड़ता है। थ्रस्ट कम होने से वर्टिकल वेलोसिटी पर काफी असर पड़ा, फिर भी यह थोड़ी बढ़ रही थी और पॉजिटिव थी, जो यह दिखाता है कि एयरप्लेन अभी भी ऊपर जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्टिकल वेलोसिटी पर इतना ड्रास्टिक असर क्यों पड़ा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर क्यों नहीं? इसका जवाब है मोमेंटम। वर्टिकल डायरेक्शन में एयरप्लेन का मोमेंटम कम था, इसलिए यह ज्यादा प्रभावित हुआ, जबकि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बहुत ज्यादा था, इसलिए थ्रस्ट फोर्स कम होने का असर यहां नजर नहीं आया। इस 8 सेकंड के दौरान चूंकि एयरप्लेन की स्पीड बढ़ रही थी, इसलिए लिफ्ट फोर्स भी बढ़ रही थी। इसे हम एयरप्लेन की अच्छी किस्मत कह सकते हैं। असल समस्या टेक ऑफ के 8 सेकंड बाद शुरू होती है। एयरप्लेन की स्पीड कम होने लगती है। इस समय तक थ्रस्ट ड्रैग फोर्स से कम हो चुका था। इसी समय से लिफ्ट फोर्स भी घटने लगती है। एयरप्लेन की वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट में इसका असर साफ दिखता है। पहली बार वर्टिकल वेलोसिटी कम होने लगती है। टेक ऑफ के 16 सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसी समय एयरप्लेन ने अपनी मैक्सिमम एल्टीट्यूड हासिल की, जमीन से 198 फीट। इस समय एयरप्लेन ने पेरीमीटर वॉल भी पार नहीं की थी। एयरप्लेन एयरपोर्ट की पेरीमीटर वॉल से 160 मीटर या 525 फीट दूर था। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से 5 सेकंड पहले, यानी इंजन फेलियर के 10 सेकंड बाद, कैप्टन ने एयरप्लेन को बाईं ओर मोड़ना शुरू किया। चलिए अब देखते हैं कॉकपिट से इसकी विजिबिलिटी कैसी थी। इस ऊंचाई से सड़क दिखाई दे रही थी। टेक ऑफ के 16 सेकंड बाद एयरप्लेन ने अपना डिसेंट शुरू कर दिया। नेगेटिव वर्टिकल वेलोसिटी इसका संकेत देती है। सारी उम्मीदें खत्म होने के बावजूद पायलट्स ने इंजन्स को दोबारा चालू करने की कोशिश जारी रखी। इंजन फेलियर के 19 सेकंड बाद वे कम से कम एक इंजन को फिर से चालू करने में सफल हुए। एयरप्लेन की स्पीड बढ़ने लगी। अब आप कह सकते हैं कि यह स्पीड इंक्रीज शायद ग्रेविटी की वजह से हो। ग्रेविटी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बढ़ाती है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए चलिए एयरप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को देखते हैं। ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर कोई असर नहीं होता, यहां तक कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी उसी ट्रेंड में चलती रही। जब एयरप्लेन की स्पीड बढ़ती है तो लिफ्ट भी बढ़ती है। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव था, जो यह दिखा रहा था कि एयरप्लेन नीचे जा रहा है। अगर पायलट्स इस वर्टिकल कंपोनेंट को पॉजिटिव बना पाते तो वे एयरप्लेन को बचा सकते थे। एयरप्लेन की डाउनवर्ड वेलोसिटी थोड़ी कम तो हुई, लेकिन पायलट्स की पूरी कोशिश के बावजूद ये नेगेटिव ही रही। अब बहुत देर हो चुकी थी, एयरप्लेन जमीन के बहुत करीब था। हाईवे तक पहुंचने से पहले ही एयरप्लेन एक हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा गया, जिसमें 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मैंने इस वीडियो में आपके सामने बहुत सारा डेटा पेश किया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सारी जानकारी कैसे निकाली। इसका शुरुआती पॉइंट था ये सीसीटीवी फुटेज, बहुत ही शेकी फुटेज, और ये असली वाला नहीं था। साफ दिख रहा था कि कोई असली फुटेज को रिकॉर्ड कर रहा है। तो पहला काम था इस फुटेज को स्थिर करना। इसे स्थिर करने में 15 दिन से ज्यादा लग गए और हम इसमें सफल रहे। याद रहे, ये मैनुअल स्टेबलाइजेशन है। इतनी ज्यादा शेकी फुटेज के लिए ऑटोमेटिक वीडियो स्टेबलाइजेशन पॉसिबल नहीं था। काफी डिसेंट है ना? अगला काम था बिल्कुल सही डायमेंशंस के साथ एयरपोर्ट और एयरप्लेन का मॉडल बनाना। यहाँ हमने मीटर को यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया। हमें सीसीटीवी की एग्जैक्ट पोजीशन और उसका फोकल लेंथ पता नहीं था, इसलिए बहुत सारा ट्रायल एंड एरर करना पड़ा और आखिरकार एयरपोर्ट का 3D मॉडल
सीसीटीवी फुटेज वाले एयरपोर्ट से मैच करने लगा। इसके बाद का काम था इस 3D एनवायरनमेंट में क्लोन एयरप्लेन को मूव करना और हर की फ्रेम को असली एयरप्लेन से मैच करना। कई दिनों की मेहनत के बाद हम एयरप्लेन की परफेक्ट ट्रैजेक्टरी पता करने में सफल हुए। अब ये 3D मॉडल बिल्कुल बता सकता है कि उस दिन क्या हुआ था। ये एक इंफॉर्मेशन का खजाना है। इससे आप मैक्सिमम एल्टीट्यूड, एग्जैक्ट टेक ऑफ टाइम, एयरप्लेन का डिविएशन पाथ और उसकी पूरी ट्रैजेक्टरी तक जान सकते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। हमने ये सारे पोजीशन वैल्यूज को गूगल शीट में एक्सपोर्ट किया और वहां से समय के साथ सिंपल डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स निकाले और साथ ही एयरप्लेन की स्पीड भी। याद रखिए, यही पॉइंट आपको बताता है कि किस समय इंजन फेल हुआ था। इसी समय एयरप्लेन ने अपनी मैक्सिमम स्पीड हासिल की थी। जब वेलोसिटी का z कंपोनेंट नेगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब है कि एयरप्लेन नीचे जा रहा है, या फिर इस पोजीशन पर एयरप्लेन ने अपनी मैक्सिमम एल्टीट्यूड हासिल की थी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप हमारा ब्लेंडर 3D फाइल और गूगल शीट डाउनलोड करके सब वेरीफाई कर सकते हैं। याद रखिए, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर कैप्टन्स ने फ्यूल कट ऑफ नहीं किया तो फिर दोषी कौन है, एयर इंडिया या बोइंग? एयर इंडिया अपने खराब मेंटेनेंस रिकॉर्ड के लिए बदनाम है, लेकिन दोनों स्विचेस का एक साथ फेल होना लगभग नामुमकिन है। इससे शक जाता है एक सॉफ्टवेयर स्नैग पर, जो बोइंग ड्रीमलाइनर एयरप्लेन्स में पहले भी 2 बार हो चुका है। ये एयरप्लेन पायलट के इनपुट के बिना ही फ्यूल कट ऑफ कर सकता है। 2019 में ऑल निप्पन एयरलाइंस ने गलती से फ्यूल कट ऑफ कर दिया था, ये सोचकर कि एयरप्लेन पहले ही लैंड हो चुका है। क्योंकि एयरप्लेन पहले से लैंडिंग की स्थिति में था, पायलट ने ग्लाइड करके उसे सुरक्षित उतार लिया। यूनाइटेड एयरलाइंस के ड्रीमलाइनर में भी ऐसा हुआ था। एयरप्लेन ने खुद से थ्रस्ट इश्यूज पैदा कर दिए थे। यह सुनने में पागलपन जैसा लगता है कि एयरप्लेन बिना पायलट की इंटरवेंशन के खुद ही फ्यूल कट कर दे। मान लीजिए एयरप्लेन रनवे पर रोल कर रहा है। इस समय दोनों इंजन्स को ज्यादा थ्रस्ट देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सिस्टम में किसी इश्यू की वजह से अगर एक या दोनों इंजन्स ने एक्सेसिव थ्रस्ट प्रोड्यूस कर दिया तो यह बेहद खतरनाक है। ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सॉफ्टवेयर सेफ्टी प्रोटोकॉल लागू किया, TCMA। अगर एयरप्लेन जमीन पर है और इंजन एक्सेसिव थ्रस्ट दे रहा है तो दोनों इंजन्स की फ्यूल सप्लाई कट कर दी जाए। 12 जुलाई 2025 को सबसे ज्यादा संभावना है कि TCMA मेलफंक्शन हुआ। इंजन का थ्रस्ट हाई था। टेक ऑफ के 1 सेकंड पर एयरप्लेन जमीन से सिर्फ 8 फीट ऊपर था। TCMA ने गलती से मान लिया कि एयरप्लेन अभी भी जमीन पर है और उसने फ्यूल काट कर दिया। लेकिन इस एक्शन के दौरान फ्यूल कंट्रोल स्विचेस मूव नहीं होते। ये पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक एक्शन होता है जो इंजन के फ्यूल कंट्रोल वाल्व को बंद कर देता है। AAB रिपोर्ट में दर्ज है कि फ्यूल स्विचेस रन से कट ऑफ पर 1 सेकंड से भी कम समय में आ गए। किसी इंसान के लिए इतना जल्दी यह करना नामुमकिन है। दरअसल रन से कट ऑफ पर जाने वाले फ्यूल स्विचेस नहीं, बल्कि फ्यूल कंट्रोल वेल्व्स थे। इस रिपोर्ट में 4 बड़ी तकनीकी गलतियां हैं। 1. एयरप्लेन ने अपनी मैक्सिमम स्पीड फ्यूल कट ऑफ के समय हासिल की। 2. एयरप्लेन की मैक्सिमम स्पीड 180 नॉट्स बताई गई। 3. इंजन का फ्यूल कट ऑफ टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद हुआ बताया गया। 4. फ्यूल स्विचेस का रन से कट ऑफ पर 1 सेकंड से कम समय में जाना। इस रिपोर्ट में 5 सरकारी अधिकारियों के नाम तो है, लेकिन किसी में इसे साइन करने की हिम्मत नहीं थी। फाइनल रिपोर्ट जो 1 साल बाद आने वाली है, उसमें सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स होने चाहिए और ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि यह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और बोइंग तक भी पहुंच सके। अब कड़वी सच्चाई, अगर ये एयरप्लेन नीचे आने से पहले सिर्फ 200 फीट और ऊपर चढ़ गया होता तो कैप्टन के पास वर्टिकल वेलोसिटी को पॉजिटिव करने का समय मिल जाता और यह हादसा टल सकता था। लेकिन जमीन से अधिकतम 194 फीट की ऊंचाई पर यह संभव ही नहीं था। यह काफी आयरॉनिक है कि 7 साल पहले जब मैंने ये वीडियो बनाया था कि एयरप्लेन कैसे उड़ता है, तब हमने बोइंग ड्रीमलाइनर का मॉडल इस्तेमाल किया था, और आज भारत के सबसे भयानक विमान हादसे को समझाने के लिए मैं फिर से एक बोइंग ड्रीमलाइनर मॉडल का ही उपयोग कर रहा हूं। मैं कैप्टन सुमित साबरवाल और क्लाइव कंडर को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक इस विमान को बचाने की कोशिश की। टेक केयर, बाय बाय।